हेलो दोस्तों, लाल फूल नीला फूल क्वेश्चंस आर ब्यूटीफुल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हम कर रहे हैं पीएसयू का पेपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 2018 में फाइनेंस एंड अकाउंट्स का आया हुआ पेपर कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन कॉमर्स से पूछे गए थे। ये देखो 721 क्वेश्चन का कोड है, यहां से हम करना स्टार्ट होंगे और 50 क्वेश्चन अगले करने वाले हैं। इस पेपर को करने के बाद आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि कैसे पेपर आते हैं पीएसयू में और स्टेट लेवल कंपनीज में, जूनियर अकाउंटेंट लेवल या अकाउंट्स ऑफिसर के लेवल की। गाइस, इसको देखने के बाद आप सीरियसली जब एग्जाम में बैठोगे तो आप खुद फील करोगे कि हाँ सीरियसली पेपर ज्यादा टफ नहीं आता है, या आता है तो किस लेवल का आता है। इसमें क्वेश्चन डिस्कस होंगे, अकाउंटिंग के होंगे, जीएसटी के होंगे, इनकम टैक्स के होंगे और कुछ इकोनॉमिक्स के होंगे। इकोनॉमिक्स हमारा एज यूजुअल पार्ट नहीं है सिलेबस का, जो अभी आरवीएनएल जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में है, बट वो हमारा पार्ट नहीं है। बट एक दो क्वेश्चन कॉमर्स के नीच से किसी भी टाइम पे डाल सकता है, तो आपको थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स ऑफिसर के एडमिट कार्ड तो आ ही गए थे, जूनियर अकाउंटेंट के नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक मॉक टेस्ट का लिंक दिया है अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप जाके यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप इस मॉक टेस्ट के लिंक पे यहाँ पे आके क्लिक करोगे, ऑप्शन आएगा, आपको फिर वहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपको ईमेल पे या टेक्स्ट मैसेज पे आया होगा वो डाल के यहाँ पे साइन इन करके आपको मॉक टेस्ट दे देना है, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि है ना आपको कैसे देना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये एक सैंपल पेपर की तरह भी काम करेगा, और दूसरी बात ये आपको एक आइडिया दे देगा कि कंप्यूटराइज पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सिर्फ इसलिए किया है, मेरे को अच्छा लगा कि इन्होंने ऐसा किया। स्टेट पावर कंपनीज ने अपने पेपर लेने से पहले पहली बार मुझे कुछ ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, इनके पेपर बहुत ही अच्छे से ले रहे हैं ये लोग। बढ़ते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का नहीं है बेसिकली, ये इस पेपर का जो कॉमर्स का है वो पहला क्वेश्चन है। 721 से स्टार्ट हो रहा है। अब आप ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन से आंसर मैं सही बताऊंगा, आप मेरे साथ साथ बताना है, मेरे से पहले बताने की कोशिश करना। इसका आंसर आपने जज कर लिया होगा वैसे तो। एन एंटिटी शैल प्रिपेयर ऑल ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट फॉर। सारे इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अक्रूअल बेसिस पे बनाती है, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? कैश फ्लो इंफॉर्मेशन को छोड़ के, बैलेंस शीट को छोड़ के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को छोड़ के, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को छोड़ के। तो किसको छोड़ के बनाती है? ये बनाता है कैश फ्लो इंफॉर्मेशन को। अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे नहीं बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेज दैट वन शुड रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज एज सून एज पॉसिबल? One should record principle says that one should record expenses and liabilities as soon as possible। तो गाइस आपको याद होना चाहिए ये कौन सा कंसेप्ट है जो ये चीज बताता है। कंजर्वेटिव बताता है, अक्रूअल बताता है, कंसिस्टेंसी बताता है, फुल डिस्क्लोजर बताता है। इसका करेक्ट आंसर है ये रूढ़िवादी कंसेप्ट। आप हिंदी वाले हो तो आपके लिए हिंदी में बोला है मैंने फर्स्ट टाइम कि रूढ़िवादी कंसेप्ट यानी कंजर्वेटिव कंसेप्ट। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आप इस पेपर को तो इजीली साथ में कनेक्ट कर पाओगे। मैं आंसर इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में, बट है ना आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाओगे। इसका करेक्ट आंसर है ए, कंजर्वेटिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इवन इन ऑडिट देयर आर लिमिटेशंस इनहेरेंट इन द प्रोसेस, द फैक्ट हाइलाइट्स विच लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन के टाइम की होती है, बहुत कुछ होती है, तो उसमें से दिस फैक्ट हाइलाइट्स विच लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग? एस्टिमेशन या फिर वेरीफाइबिलिटी, मेजरेबिलिटी, लिमिटेड डेटा। इसका करेक्ट आंसर है वेरीफाइबिलिटी, प्रमाणिकता। प्रमाणिकता इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अकाउंटिंग टर्म रिफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ लेजर एंट्रीज? देखो जनरल में हम रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। तो विच अकाउंटिंग टर्म रिफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ लेजर एंट्रीज? तो लेजर के लिए पूछा है, लेजर के लिए हम क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ए इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइल अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन गुडविल इज क्लासिफाइड एज। गुडविल को हम क्या बोलते हैं? कौन सा असेट बोलते हैं? टेंजिबल असेट बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट बोलते हैं, कौन सा असेट बोलते हैं, या लाइबिलिटी बोलते हैं? गुडविल को इंटेंजिबल लाइबिलिटी बोलेंगे, शेयर होल्डर्स असेट बोलेंगे, इंटेंजिबल असेट बोलेंगे, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी बोलेंगे। गुडविल को हम बोलेंगे इंटेंजिबल असेट्स। सी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dash audit is carried out by professional independent of organization and who reports to shareholders via audit report। तो public audit is carried out, external audit is carried out, information is carried out, या compliance audit is carried out। कौन सी ऑडिट होती है जो प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट करता है? वो होती है एक्सटर्नल ऑडिट। बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Verification is the process by which the auditor satisfies himself not only about the actual existence, position, ownership and valuation, but also ensures that the dash are free from any charge on lien. ठीक है, शुल्क और ग्रहण अधिकारी से मुक्त है. ठीक है, तो किसके लिए? लायबिलिटीज, रेवेन्यू, असेट्स, एक्सपेंसेस. दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को. इस डैश में क्या आएगा? इस डैश में आएगा असेट्स. असेट्स आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लिन. इसका करेक्ट आंसर है सी, असेट्स. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट? कौन सा इनमें से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है? नहीं है, नॉट लिखा है, नहीं है. एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक. ठीक है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. वेरीफाइंग इफ ऑल टैक्सेस आर पेड ऑन टाइम, ये देखते हैं या नहीं है. वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. तो कौन सा नहीं है? सी इसमें से इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है. सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नोट पूछा था हमसे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फाइनेंशियल गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? प्राइमरी फाइनेंशियल गोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए? टू इंक्रीज क्वार्टरली रेवेन्यूज, टू इंक्रीज क्वार्टरली प्रॉफिट, टू इंक्रीज टोटल प्रॉफिट या टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू. क्या होना चाहिए? 729 का आंसर क्या होना चाहिए? 729 का आंसर है करेक्ट डी, टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू. इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका. प्राइमरी फाइनेंशियल गोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए? टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. होपफुली आप भी साथ के साथ आंसर दे रहे हो और आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सीरियसली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं, जिनको आप इजीली कवर कर पाते हो. अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से. द लोअर द डैश द ग्रेटर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो लोअर कौन सी क्या चीज होनी चाहिए जिससे है ना ज्यादा ग्रेटर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आए फ्यूचर कैश फ्लो के थ्रू? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होना चाहिए, डिविडेंड पे आउट होना चाहिए, ग्रैप्ट होनी चाहिए या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए. जितना कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उतना ही ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आएगी फ्यूचर कैश फ्लो के थ्रू. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. शेयर होल्डर्स इक्विटी इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इक्विटी एंड डेप्ट? नहीं. टोटल लाइबिलिटीज एंड डेप्ट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज? नहीं. मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी? नहीं. टोटल असेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज में से जो डिफरेंस होगा वो होती है शेयर होल्डर्स इक्विटी. ठीक है, वो होती है शेयर होल्डर्स इक्विटी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ते हैं करंट रेशियो. करंट रेशियो क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. ये करंट रेशियो होता है आपका. तो इसमें कहाँ पे दे रखा है? सी ऑप्शन में ये दे रखा है. देखो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया. इतना इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं. ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है. एन एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम, ये लॉ का क्वेश्चन है. एन एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. एन एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम डैश अनलेस इट कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. बार्गेन नहीं बन सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बॉन्ड नहीं बन सकता या कमिटमेंट नहीं बन सकता. एन एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट. मैंने क्या बोला था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है. एन एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट अनलेस इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि वो जो चीज है, जो धंधा है, वो और उसको चलाने वाले दोनों लोग अलग अलग है. ठीक है, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बस वो उसको चला रहे हैं. ठीक है, दोनों लोग अलग अलग है. तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, बिजनेस एसोसिएशन. इसका करेक्ट आंसर है इनकॉर्पोरेटेड पर्सन. इजीली जज कर लिया होगा, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं. अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबली. स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन SCDRC established by state government in state is a state level court that takes up case valuing less than 10 million, 20 million, 100 million या फिर 500 million. कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? SCDRC. तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मिलियन. इसका करेक्ट आंसर है 10 मिलियन के नीचे वाले केस इनके पास जाते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कॉर्पोरेट सोशल, यहाँ पे ये आ गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आ गया, जो सीए फाइनल में होता है. एक टॉपिक है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो CSR का क्वेश्चन है. mandate require any company that is incorporated in India which meet the laid criteria must spend a minimum of dash of the last 3 years average profit in CSR activities. आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लेना जो देख रहा है.
ठीक है, 1% खर्च करना पड़ता है, 5% खर्च करना पड़ता है, 0.5% खर्च करना पड़ता है, या 2% खर्च करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम ऑफ 2%, यानी एटलीस्ट 2% ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ द CSR एक्टिविटीज। 2%, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लॉ इज प्राइमरी लॉ फॉर कॉमर्स ई कॉमर्स रेगुलेशन इन इंडिया? कौन सा लॉ प्राइमरी लॉ है ई कॉमर्स रेगुलेशन इन इंडिया के लिए? कंपनीज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1919, फेमा 1999, या फिर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इसका करेक्ट आंसर है बी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। क्वेश्चन दोबारा देख लो, ये है क्वेश्चन, विच लॉ इज प्राइमरी लॉ फॉर ई कॉमर्स रेगुलेशन इन इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। गाइस देखो, मेरे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज यार वीडियो को एटलीस्ट लाइक करके जाया करो। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ आप जो आपकी चीज यूजफुल रह रही है उसको आप लाइक कर देते हो, और जिससे क्या होता है आपके लाइक्ड वीडियोस में जाके आप दोबारा इस वीडियो को तुरंत वहीं पे फाइंड कर सकते हो, या इसको सेव फॉर लेटर भी कर सकते हो आप। ठीक है, बार बार में इस चीज को देख सकते हो, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्लीज यार अप्रिशिएट करा करो एफर्ट्स को, नेगेटिविटी क्रिएट मत करा करो कहीं भी। मैं यहां पे नहीं बोल रहा, किसी भी जगह, क्योंकि हर इंसान मेहनत करता है कहीं ना कहीं से। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन डैश, ये छोड़ देना इसको, इनवॉइस, बिल, डिलीवरी, चालान इन वैल्यू इन ए व्हीकल कैन नॉट बी मेड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट ई वे बिल। किसको जनरेट करना पड़ता है? ई वे बिल। जीएसटी का क्वेश्चन है ये, जीएसटी का क्वेश्चन है। किसको करना पड़ता है? जो भी कंसाइनमेंट लेके जाता है 50,000 से ज्यादा की वैल्यू का, उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है जनरली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स मोर देन 50,000 इन वैल्यू इन ए व्हीकल कैन नॉट बी मेड बाय रजिस्टर विदाउट एन ई वे बिल। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स स्टेट टैक्सेस आर लेविड बट नॉट जीएसटी? जीएसटी स्टेट टैक्स तो लेवी होते हैं, बट जीएसटी लेवी नहीं होता। सिगरेट पे, लग्जरी कार्स पे, 5 स्टार होटल अकोमोडेशन पे, या अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन? कई अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इसके ऊपर स्टेट टैक्स तो एप्लीकेबल होता है, बट अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट इन फ्यूचर जीएसटी काउंसिल के पास ये पावर है, जीएसटी काउंसिल, ध्यान से सुनना, जीएसटी काउंसिल के पास ये पावर है कि वो कभी भी नोटिफाई कर सकता है इस पे किसी भी परसेंटेज ऑफ जीएसटी लगाने के लिए। ठीक है, इस पे अभी जीएसटी चार्ज नहीं होता, लेकिन जीएसटी काउंसिल के पास ये पावर है, कभी भी किसी भी डेट से वो नोटिफाई कर सकता है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द रीजन फॉर लेविंग कस्टम ड्यूटी एक्सेप्ट, ये इनमें से 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो रीजंस है भाई इसलिए कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन एक ऑप्शन नहीं है जिससे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो बढ़ते हैं, फॉर रेगुलेटिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हाँ भाई ये तो रीजन है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फॉर कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये भी रीजन है, सही बात है। फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस बाय टैक्सिंग द रिच, देखो टैक्सिंग द रिच का कोई सेंस ही नहीं निकलता, देखो रिच को टैक्स करने का कोई सेंस निकलता, ऐसे कहीं भी इनइक्वलिटी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। लास्ट ऑप्शन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो ये भी रीजन है। तो कौन सा रीजन नहीं है, कौन सा रीजन नहीं है कस्टम लगा ड्यूटी लगाने का? वो है सी ऑप्शन, फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन बाय टैक्सिंग द रिच। ये कोई रीजन नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। GST is applicable on any business whose turnover in a financial year exceeds dash, excluding northern eastern and hill state and excluding exempted good। यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ नहीं होता ना excluding northern eastern and hill state, तो मैं यहाँ पे आंसर दे देता 10 लाख। ठीक है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर टर्नओवर क्रॉस होते ही जीएसटी लग जाता है। कई जगह बोल रहा हूँ, चार स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जहाँ पे 10 लाख का टर्नओवर एक्सीड होते ही लग जाता है। लेकिन जनरली बात करी जाए, जो जनरली लगता है जब 20 लाख का गुड्स एंड सर्विस आप जब टर्नओवर एक्सीड कर लो, 20 लाख का गुड्स और सर्विस का टर्नओवर एक्सीड कर लो, तब आपके ऊपर जीएसटी लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 लाख, सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरेटिंग ई वे बिल विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट व्हेन, मतलब विल इन 3 चीजों में तो है ना वो नहीं चाहिए होगा, ई वे बिल विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट, किसी एक चीज में चाहिए होगा। ध्यान से सुनना बात को, किसी 3 चीजों में तो नहीं चाहिए होगा, लेकिन किसी एक चीज में चाहिए होगा। ध्यान से यहाँ पे देखो क्वेश्चन को घुमाया, विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब तीन सिचुएशन में तो रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेकिन एक में होगा। तो वो एक सिचुएशन पूछी है इन्होंने। ठीक है, तो 3 सिचुएशन में किस में नहीं होगा? देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं है। गुड्स आर एग्जेम्प्टेड,
ई वे व्हीकल की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉन मोटर व्हीकल, क्योंकि व्हीकल से जब ट्रांसफर करते हो और कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड होती है तभी ई वे व्हीकल की जरूरत होती है, जो रोड से ट्रांसफर करते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सप्लाई 1 लाख से ज्यादा की सप्लाई कर रहे हो, मतलब एक सप्लाई कर रहे हो जो 1 लाख गुड्स है विदाउट कंसिडरेशन विदाउट पेमेंट, तो भी आपके ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप होपफुली आपने क्वेश्चन को कनेक्ट किया हो। प्राइवेट प्लेयर्स, अभी देखो जीएसटी के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स ओन व्हाट शेयर इन जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क विच रन्स द एंटायर आईटी सिस्टम ऑफ जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल के सारे आईटी सिस्टम को जो रन करता है प्राइवेट प्लेयर, वो कितना शेयर होल्ड करता है? 49%, 10%, 51% या 90%? वो होल्ड करता है 51% शेयर, ठीक है, 51%, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस विच पॉलिसी टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। रिजर्व आरबीआई कौन सी पॉलिसी को यूज करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए? फिस्कल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करता है आरबीआई, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइमरी एम ऑफ which financial institution is to uplift rural India and rural non-farm sector? तो primary aim of which financial institution to uplift rural India and rural non-farm sector? तो पहला ऑप्शन आ जाता है नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन आ जाता है सिडबी, तीसरा ऑप्शन आ जाता है सेबी और चौथा ऑप्शन आ जाता है एनपीसीआई। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। होपफुली आपने इजीली जज कर लिया होगा इस क्वेश्चन को भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द 1991 इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस लेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एयरलिफ्ट नेशनल गोल्ड रिजर्व्स एज ए प्लेज। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। जब 1991 का जो इंडियन का इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ना 1991 में, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो उस टाइम पे है ना कौन सी चीज को गोल्ड रिजर्व के रूप में प्लेज किया था, गोल्ड लेने के लिए प्लेज किया था, ठीक है। तो वो था, उसमें किसके पास प्लेज किया था, सॉरी, तो वर्ल्ड बैंक के पास, यूएस फेडरल रिजर्व के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पास। तो इसका करेक्ट आंसर था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। थोड़े इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चलेंगे अब, तो ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि इन केस आ जाए बाहर से। डैश इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। देखो वैसे तो कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं मनी, ठीक है, आरबीआई से। सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। लेकिन अगर आरबीआई मनी बोरो करे कमर्शियल बैंक से तो कौन सी रेट लगती है? उस रेट को क्या बोलते हैं? उस रेट को रिवर्स रेपो रेट बोलोगे, रेपो रेट बोलोगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बोलोगे या इंटरबैंक रेट बोलोगे? तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक बोरो करता है लोन आरबीआई से तब लगती है रेपो रेट। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है? जब बैंक ओवरनाइटली कुछ चीज बोरो करता है आरबीआई से, सेंट्रल बैंक से ओवरनाइट चीज बोरो करता है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो उसी टाइम की रेट होती है, उस तुरंत टाइम की जो रेट होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। उसके अलावा जो इंटरबैंक रेट, एक बैंक दूसरे बैंक के इंटरेस्ट क्या चार्ज करता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरबैंक रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है, आरबीआई, इससे आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो आरबीआई है वो जब भी बोरो करता है कमर्शियल बैंक से तो कौन सी रेट चार्ज करते हैं कमर्शियल बैंक, उस चीज को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर आरबीआई नॉर्म्स इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 9%। कमर्शियल बैंक्स को कितना परसेंट करना पड़ता है? 9%। व्हाइल इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ। इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कितना करना पड़ता है? 10%, 8%, 6%, 12%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 12% मेंटेन करना पड़ता है इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक को, ठीक है। बढ़ते हैं। जनरली हम है ना कमर्शियल बैंक की रेट पढ़ते हैं 9%, बट है ना यहाँ पे आपको इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक की रेट याद रखनी है 12%। विच इज द करेक्ट जनरल एंट्री फॉर 500 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट? 500 गुड्स अपन ने सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे, तो हम क्या करते हैं? डेटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेटर अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल्स कर देंगे, ठीक है, टू सेल्स कर देंगे। मैं गलत बोल दिया, गलती से
रिसीवेबल्स बोल दिया। और डेटर्स को हम क्या बोलते हैं, रिसीवेबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटर्स बोलो या रिसीवेबल्स बोलो, तो एंट्री क्या हो गई, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो 500 रिसीवेबल इसलिए करा क्योंकि हमने कैश में नहीं सेल करी है, हमने क्रेडिट पे सेल करी है, ठीक है। तो रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑप्शन है क्या, हाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ये एंट्री है जो मैंने बताई, वो एंट्री है। इजी क्वेश्चन है, मेकिंग ए करेक्टिंग जनरल एंट्री फॉर फॉलोइंग एरर। एक एरर हो गया जिसकी है ना करेक्ट जनरल एंट्री बतानी है आपको। 2000 कैश रिसीव हुआ था फ्रॉम ए रिसीवेबल, यानी डेटर से 2000 कैश रिसीव हुआ था, बट एंट्री क्या कर दी उन्होंने, 200 से कर दी, यानी 1800 से कम कर दी। तो होती कितने से, 2000 से, लेकिन 1800 से कम कर दी, तो अब 1800 की हमें करेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी। कैश रिसीव हुआ था तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। कैश रिसीव हुआ है 1800 रुपए से, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा है। और किससे रिसीव हो रहा है, रिसीवेबल से रिसीव हो रहा है, तो रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री में है क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल अकाउंट, पहली में नहीं है, दूसरी में कैश अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल, ये रहा बी ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ मशीन से, विच हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल की एस्टिमेटेड लाइफ है। कोस्ट है इसकी 2,30,000 और सैल्वेज वैल्यू है 50,000। तो आपको पता होगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, जो उसकी कॉस्ट होती है उसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए, और जो उसकी लाइफ होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, और वही हर साल डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। यहाँ पे ये कितनी अमाउंट हो गई, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 36,000। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ईयर में भी यही चार्ज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबीसी कंपनी ने लोन लिया है 10 लाख का फ्रॉम XYZ बैंक। व्हाट इफेक्ट डस इट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन मैं बता देता हूं, इसका करेक्ट ऑप्शन आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि 752 वाला जो क्वेश्चन था, ये कोड है, क्वेश्चन का कोड है, ये वाला क्वेश्चन का आप क्या आंसर दे रहे हो, ठीक है। मैं बता देता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है कि इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट्स, यानी टोटल असेट्स बोल लो या असेट्स बोल लो, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का, एक कंपनी है जिसने लोन लिया 10 लाख का एक बैंक से, तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ये ऑप्शंस आप देख लो ABCD, आप ध्यान से देख लेना, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ये भी नहीं आएगा आपको बैलेंस शीट की इक्वेशन बनाना और उसमें क्या इफेक्ट आता है ट्रांजेक्शन का, तो फिर आप क्या ही करोगे, आप देख लेना एक बार, ठीक है। कमेंट करके बता देना। ट्रायल बैलेंस विल नॉट डिस्क्लोज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर। तो ट्रायल बैलेंस कौन सा एरर डिस्क्लोज नहीं करेगा, नॉट डिस्क्लोज बोला है, नॉट डिस्क्लोज। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, बी ऑप्शन है, गुड्स रिटर्न वर नॉट रिकॉर्डेड। अब परचेज रिटर्न था, सेल्स रिटर्न था, ये आप देख लेना, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है गुड्स रिटर्न वर नॉट रिकॉर्डेड, ये इसका करेक्ट आंसर है। ट्रायल बैलेंस इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेट अकाउंट। कौन सा इनमें से असेट अकाउंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस, रिटेन्ड अर्निंग या अनअर्न और डिफर्ड रेवेन्यू। प्रीपेड एक्सपेंस होता है उसको हम असेट साइड में शो करते हैं, और वही हमारा असेट अकाउंट है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग डैश इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर बाय डेट। जनरल जो होती है, जनरल उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वही हमारा ऑर्डर बाय डेट के अकॉर्डिंग हमारा रिकॉर्ड होता है, तो जनरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोज नामचा, रोज नामचा। मैंने पहली बार देखा है, मैं ऑनेस्टली नहीं जानता था क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रोज नामचा, ठीक है। इसका हिंदी में भी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप इजीली हिंदी में भी जज कर पा रहे होंगे। हिंदी में क्या क्वेश्चन था, लेखांकन और बही खाते में डैश तारीख के अनुसार वित्तीय कार्य संपादन का अभिलेख है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल, यानी रोज नामचा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग द डैश मेथड एन accountant makes adjustment for revenue that has been earned but is not yet recorded in the accounts, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताने की इच्छा होती है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। कैश, अक्रूअल, लाइबिलिटी या डिफरल। इसका करेक्ट आंसर है अक्रूअल। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, जिसमें हम है ना रेवेन्यू के लिए एडजस्टमेंट कर देते हैं। मेक एडजस्टमेंट फॉर रेवेन्यू दैट हैज बीन अर्न्ड बट इज येट नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स, ठीक है। जो रिसीव नहीं हुआ बट है ना हमने अर्न कर लिया है। अगला क्वेश्चन है विच अकाउंट्स नॉर्मली हैज डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस किसका होता है, नॉमिनल अकाउंट वाला। आपको रूल याद होना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है हमें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एंड लॉसेस
और क्रेडिट क्या करना पड़ता है, ऑल इनकम एंड गेन्स को आपको क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, लाइबिलिटीज हो गई, इनकम हो गया, लॉसेस हो गया। यहाँ पे डेबिट बोला है, डेबिट का में क्या करते हैं हम, लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो एक तो हमें ये मिल गया, और कैपिटल, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉसेस को डेबिट करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हानि को हम डेबिट करते हैं। विच अकाउंट नॉर्मली हैज डेबिट बैलेंस, ठीक है, किसका नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है, तो ये हो गया सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ए कॉन्ट्रा अकाउंट, ठीक है, तो रेवेन्यू, लायबिलिटी, इक्विटी, असेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ए कॉन्ट्रा डैश अकाउंट, इज ए कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा है, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपके स्क्रीन पे, ठीक है। एक्चुअल हार्स वर्कड अपॉन बजटेड हार्स इनटू 100, तो इससे हमारी क्या निकलती है, ये आ गया कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको जज कर पाओगे, ठीक है, जिसको भी आता है वो तो इजीली जज कर लेगा। तो एक्चुअल आवर्स देखो, बजटेड आवर्स थे और इसने एक्चुअल आवर्स कितने वर्क किया, तो इससे क्या निकल के आता है, एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, कैलेंडर रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, उससे निकल के आता है कैपेसिटी रेशियो। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटी रेशियो। मटेरियल यूजेज और क्वांटिटी वेरिएंस इक्वल्स टू, देखो अगर आपने है ना पढ़ा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, तो ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आप पढ़ोगे, आप देखोगे और फिर जवाब दोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको ये फिर हर टाइम याद रहेगा। कोई से भी एग्जाम में आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला है, इन 4 ऑप्शन में से ही आंसर है। आप मुझे कमेंट करके जरूर जवाब दोगे इस चीज का, ठीक है। मटेरियल यूजेज और क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला पूछा है, इक्वल्स का मतलब फॉर्मूला पूछा ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एबीसी स्पोर्ट्स कंपनी मेक्स फुटबॉल विच इट सेल्स 750 पर पीस, सेल्स कितनी हो गई 750, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पे, इसकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 550, ठीक है। एक सेकेंड, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 550, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया इसका, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो कंट्रीब्यूशन हो गया 200, ठीक है। और इसने क्या बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी अगर करिए 2.5 लाख, तो हाउ मेनी फुटबॉल्स नीड्स टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, जहां पे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू होती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का है ना फॉर्मूला जो होता है, जो यूनिट्स में निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए हैं, 2.5 लाख कितना है फिक्स्ड कॉस्ट है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला हमने 200 पर यूनिट। तो ये जब डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। करेक्ट आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर आपका आएगा 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो, एक सेकंड करके ही देख लेते हैं, ठीक है। तो 1250 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एबीसी स्टेशनरी ट्रेडिंग कंपनी है, देखो जब इतने लंबे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना, तो पहले ट्राई ये करना कि इनको स्किप करो एक बार के लिए, क्योंकि हमें 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इतना लंबा क्वेश्चन आ जाएगा तो मे बी ये आप जल्दी करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन होते हुए भी गलत कर जाओगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे, जब हम 25 से 30 मिनट या 35 मिनट के अंदर हम बाकी जो हमें आते हैं 40-45 क्वेश्चन या 40-42 क्वेश्चन जो भी हमें आते हैं, वो जल्दी जल्दी एक एक नजर में 15-20 सेकंड 25 सेकंड के अंदर जब अटेम्प्ट कर लेंगे, तो हमारे पास लास्ट में 15 से 25 मिनट बचेंगे, उनमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे हम और इनको सही करके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैज द पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग 40% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स ऑन हैंड एट द एंड ऑफ करंट मंथ, ठीक है। कि अब देखो जो नेक्स्ट मंथ की सेल होगी ना, नेक्स्ट मंथ की सेल होगी, उसका 40% करंट मंथ में लास्ट में स्टॉक इन हैंड रखेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्टेड सेल फॉर द फाउंटेन पेन्स इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च इज, प्रोजेक्टेड सेल्स दे दी इन्होंने रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी फाउंटेन पेन्स मस्ट बी परचेज्ड इन फरवरी का पूछा है। देखो एक बार बना ही लेता हूँ, टेबल आपको बता देता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने भी नहीं करा है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है क्या होगा इसका, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इन्होंने क्या प्रोजेक्टेड सेल्स कितनी दी है 4000, ठीक है, 4000 जनवरी की, 5000 फरवरी की, और क्या बोला इन्होंने 6000 मार्च की। इन्होंने पूछा क्या है कितना पेन परचेज करना चाहिए फरवरी में। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है कि 40% नेक्स्ट सेल की जो होगी ना, नेक्स्ट मंथ की सेल होगी, उसको वो इन हैंड रखेगा। यानी इसका मतलब हो गया 5000 का 40% कितना हो गया
2000 इसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा जनवरी का। जब ये इसका क्लोजिंग स्टॉक है तो ये यहाँ पे इसका ओपनिंग स्टॉक भी तो बनेगा ना फरवरी का। 2000 इसका ओपनिंग स्टॉक हो गया, 5000 की इसकी सेल हो गई। अब ध्यान से सुनना, अब इसका क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, हमें बेसिकली फरवरी पे फोकस करना है, ठीक है। इसका क्लोजिंग स्टॉक वो होगा जो नेक्स्ट मंथ की सेल होगी, उसका 40% होगा। क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूं। ये जो 40% नेक्स्ट मंथ की सेल है, तो 6000 का 40% कितना हो गया, यहाँ पे 40% हो गया 2400 रुपए, ठीक है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2400 रुपए आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया सेल और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना परचेज करें, परचेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे और इसमें से ये ओपनिंग स्टॉक है इसको माइनस कर देंगे। ओवरऑल मैं जो बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ कि इस साल की जो सेल, इस महीने की जो प्रोजेक्टेड सेल है फरवरी की, वो 5000 है। इसका क्लोजिंग स्टॉक जो ऑन हैंड रखना है वो 2400 है और इसका जो ओपनिंग स्टॉक आया था लास्ट मंथ से, ठीक है, वो है 2000। तो ये करोगे तो आपके यूनिट्स निकल के आ जाएंगे 5400 यूनिट्स और आपका यही करेक्ट आंसर है। इतना पेंस आपको परचेस करना पड़ेगा फरवरी मंथ में। होपफुली आपने क्वेश्चन को समझा होगा, दोबारा देख लेना, दोबारा कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूं, फिर से बोलता हूं, लाइक कर देना, लाइक कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक कर दिया तो अभी तक, ठीक है। बढ़ते हैं। Dash cost is the increase or decrease in total cost of a business will incur by producing one more unit of a product or serving one more customer। Total cost increase होगी एक यूनिट इंक्रीज करने से, या मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसका करेक्ट आंसर है मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगी अगर एक यूनिट और प्रोड्यूस करते हैं तो वेरिएबल है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कुल योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, तो आप कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन हो जाता है, या फिर फिक्स्ड कॉस्ट के थ्रू भी हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो एक सेकंड, मैंने गलत तो नहीं बोला ना, याद नहीं है मेरे को, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करते करते वीडियो पे फोकस ज़्यादा हो जाता है, कई बार मैं चीज़ें जो बोलता हूँ वो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता होता। तो यहाँ पे जो इसमें ऑप्शन है वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट पर यूनिट इनटू सेल्स वॉल्यूम, रेवेन्यू पर यूनिट इनटू सेल्स वॉल्यूम, या मार्जिनल कॉस्ट इनटू सेल्स वॉल्यूम। जब सेल्स वॉल्यूम को आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। जो सेल्स की वॉल्यूम है तो वो आपका निकल के आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, सेल्स वॉल्यूम इनटू कंट्रीब्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट वैसे तो क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे ऑप्शन में से कुछ चीजें गलत होगी, वो हमें हटानी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड नहीं बनना था, ठीक है, इसका पार्ट नहीं बनता, ठीक है। और यहाँ पे बोला भी नहीं ये कौन सा ओवरहेड है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। फैक्ट्री ओवरहेड, फिर फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, इनडायरेक्ट आ गया, ये भी नहीं बनता डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फिर से यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, ये भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है डायरेक्ट रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो भी हमारे बाकी 3 क्वेश्चंस गलत, ये ऊपर वाले गलत हैं, तो ये ही सही ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 से लेकर 2019-20 सरचार्ज ऑफ डैश ऑन इनकम टैक्स विल बी लेविड। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। जब भी एक इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक रहे, 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक रहे, तो सरचार्ज की रेट क्या चार्ज होती है, आप सबको पता होना चाहिए। उसमें सरचार्ज चार्ज होता है 10%, और 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक रहे तो 15%, ठीक है। 2 करोड़ से ज्यादा रहे, 2 करोड़ से अगर ज्यादा रहे तो उसमें चार्ज होता है 2 करोड़ से 5 करोड़ तक, सॉरी 5 करोड़ तक रहे तो 25%, और 5 करोड़ से भी अगर उसकी इनकम ज्यादा रहे तो उसका हो जाता है 37% सरचार्ज लगता है। आप सबको पता होना चाहिए सरचार्ज की रेट। सरचार्ज वास्तव में इंपॉर्टेंट है, सरचार्ज से क्वेश्चन आने के पूरा चांसेस है हमारे एग्जाम में भी, इस जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर में भी चांसेस है। अंडर सेक्शन 80EE, ये 2018 का है, तो 2018 की लिमिट बता रहा हूं। इनकम टैक्स डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ऑन होम लोन इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर फायर हाउस प्रॉपर्टी अप टू मैक्सिमम ऑफ 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितने % टैक्स चार्ज होगा? 10%, 30%, 20% या 40%? इसका करेक्ट आंसर है 20% टैक्स चार्ज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपनीज का डैश of employees basic salary and put it in fund managed by EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कितना कट करती है एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी से कंपनीज, और उसको एक फंड में डालती है जिसको हम बोलते हैं EPFO, ठीक है। मैं फंड को मैनेज करता है EPFO, ठीक है। तो 18%, 8%, 6% या फिर 12%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। जिसने भी करा है टैक्स सॉल्व किया है उसको पता होगा कि कितना % डालती है, ठीक है, 12% डालती है।
फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 इफ टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल हु इज लेस देन 60 ईयर्स। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है और अब मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पूछिए जो 60 साल से कम का होता है इंसान उसके ऊपर लगती है, इंडिविजुअल के ऊपर लगती है। तो ये आप जनरली मुझे कमेंट करके बता दोगे, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो क्या ही आएगा। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इफर्ट्स को यार प्लीज अप्रिशिएट कराओ, कमेंट करके मुझे अच्छा कमेंट करोगे ना तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि मुझे मोरल बूस्ट होता है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि लोगों की हेल्प हो रही है, स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है, जो इस एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है ये जो मैं करा रहा हूँ। और कुछ गलतियां हो जाती है, नेगेटिविटी क्रिएट मत करा करो, उसको बोला करो कि यार आपने ये चीज गलत कर दी है, थोड़ा सा अमेंड कर लीजिए। और वो तब बोला करो जब आप उस चीज के लिए 200% कंफर्म्ड हो, 100% कंफर्म नहीं, मीन 100% भी हो तो भी चलेगा, बट एग्जाम्पल के तौर पे कि मतलब आपको ठीक लग रहा है वो चीज नहीं, जब आप उसको किसी सोर्स के थ्रू आप उसको कंफर्म कर लो तब जाके यहाँ पे कमेंट में बोला करो कि ये आंसर अमेंड करो, इस आंसर में दिक्कत है, ठीक है। तो मैं पक्का आपका उसका जवाब दूंगा कि अगर मैंने गलत किया है तो सॉरी यार, गलती हो गई, बोलने में गलती हो गई, वीडियो के ऊपर फोकस निकल गया, या फिर मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, या फिर मैंने गलत पुरानी चीज पढ़ रखी थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने ये वीडियो देखा, वीडियो बताना कैसा लगा, आपको पता चला कि नहीं चला कि पीएसयू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये 50 क्वेश्चन थे जो आए थे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पेपर में पूछे गए थे 50 क्वेश्चन। थोड़ा सा सिमिलर सा सिलेबस था बट कुछ अलग था, लाइक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे गए, जीएसटी के क्वेश्चन देखो आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है, रिटर्न का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकम टैक्स का बेसिक देखो, रेजिडेंस स्कोप और जो भी सैलरी वैलरी ईपीएफओ वाला जो क्वेश्चन था, डिडक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे आया ही है, आपने देखा। तो यही कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का, ये क्वेश्चन तो फिक्स है, आना फिक्स है, इनको पढ़ लेना, तैयार कर लेना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तहे दिल से शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच गाइस, यू आर द ओनली वन हु सपोर्ट्स मी ऑन माई रेगुलर बेसिस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।